लैपटॉप। नमस्कार भाई और बहनों, डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजित मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आप सभी का आज के मुहूर्त शास्त्र के लेक्चर में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दिनांक 10 फरवरी 2021। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। मुहूर्त शास्त्र, ये मुहूर्त शास्त्र क्या है और इसका उद्भव कहाँ हुआ? तो मैं आपको एक बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो भी ज्योतिष शास्त्र की जितनी भी शाखा है, उस शास्त्र का उद्भव हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुआ है और हमारे हिंदुस्तान से विश्व में इसका फैलाव हुआ है। आप जैसे जानते होंगे, नालंदा विद्यापीठ और तक्षशिला विद्यापीठ, ये दोनों विद्यापीठ, जिसमें नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ ने एक ने 1200 साल और एक ने 900 साल तक यूनिवर्सिटी का बिरुद संभाल के रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के शास्त्र कितने पुराने हैं। और आज भी नालंदा विद्यापीठ तुर्की मुसलमानों ने उसको जला दिया था और आज उसको वापिस हमारे अपने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उसको वापिस खड़ा किया है और उसमें बहुत सारे लोगों का, यानी बहुत सारी अलग अलग कंट्रियों का सहयोग भी मिला है। तक्षशिला विद्यापीठ को भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, परंतु आज की तारीख में वो तक्षशिला विद्यापीठ पाकिस्तान में होने की वजह से उसको हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, परंतु उसको वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर में उसको रखा गया है। तो हमारे ये जो शास्त्र है उसके अंदर, यानी हमारी ये जो नालंदा विद्यापीठ और ये जो तक्षशिला विद्यापीठ थी, उसके अंदर 64 प्रकार के शास्त्र सिखाए जाते थे। उसमें ज्योतिष शास्त्र भी था और ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है और मुहूर्त शास्त्र, वो है मुहूर्त शास्त्र। और आप सभी लोगों को पता होगा, मेरा यहाँ पे एक ही मकसद है कि आप लोग मुहूर्त के लिए, अभी छोटे मोटे मुहूर्त के लिए आप लोगों को यहाँ वहां जाना पड़ता है, या तो किसी से मुहूर्त निकलवाना पड़ता है कि भाई आज कौन सा मुहूर्त है, आज ये कार्य करना है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर सबसे ज्यादा हम इंपॉर्टेंट देते हैं चौघड़िया को, जो नॉर्थ और साउथ में सबसे ज्यादा प्रचलित है और ज्यादातर गुजराती लोग इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। चौघड़िया को गुजराती लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। यानी हमें कुछ भी नया कार्य प्रारंभ करना है, कुछ भी काम का प्रारंभ करना है, शुभ काम का, तो सर्वप्रथम हम चौघड़िया देखते हैं। मुसाफरी के लिए भी चौघड़िया देखते हैं, नई फैक्ट्री डालनी है तो भी चौघड़िया देखते हैं। तो यहाँ पे बता दूं कि प्राचीन समय के अंदर चौघड़िया का उपयोग सिर्फ प्रवास देखने के लिए किया जाता था, सिर्फ प्रवास देखने के लिए किया जाता था। यहाँ पे पंचांग के अंदर चौघड़ियों की डिटेल्स दी हुई है। और दूसरा, एक चौघड़ियों से ज्यादा हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर होरा शास्त्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ऐसे तो हमारी जो जन्म कुंडली बनती है उसमें एक कुंडली बनती है होरा कुंडली। होरा कुंडली यानी हम उससे हमारे धन संपत्ति के योग वगैरह के बारे में देख सकते हैं, परंतु हम पास्ट जन्म में से इस जन्म में क्यों जन्म लिया है हमने, वो हम हमारी होरा कुंडली से देख सकते हैं कि हमारे पास्ट जन्म में हम क्या थे और हमने इस जन्म में क्यों जन्म लिया है, वो हम हमारी होरा कुंडली से देख सकते हैं। परंतु यहाँ पे होरा को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर। और हिंदू संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, मैं देखो एक सीधी बात करूंगा कि हिंदू संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर सभी व्यक्ति छोटे मोटे कार्य प्रारंभ करने के लिए या तो छोटी मोटी मुसाफरी करने के लिए सर्वप्रथम मुहूर्त को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक ऐसा मकसद रहा है कि मैं इस मुहूर्त शास्त्र को इतना इजी तरीके से आपके सामने रखूं कि आप डे टू डे वर्क में आप उसका दैनिक, यानी रोज बरोज के कार्य में, अगर आपको कुछ कार्य करना है, अभी सपोज आज समझो मेरी बेटी की शादी है और उसके लिए मुझे आज कपड़ा खरीदने जाना है। अभी मुझे आज कपड़ा खरीदने जाना है, लेकिन कपड़ा खरीदने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मीन्स मेरे 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 पास मुहूर्त नहीं है।
कि मुझे कौन से मुहूर्त में कपड़ा खरीदना है। क्यों? क्योंकि ये शादी का सवाल है, और शादी में हर काम हम मुहूर्त देख के करते हैं, हर काम मुहूर्त देख के करते हैं। तो मुझे ये शादी के लिए कपड़ा खरीदने के लिए कब जाना चाहिए, उसका मुहूर्त मुझे पंडित जी से निकलवाने जाना पड़ेगा। तो सपोज उस वक्त मुझे पंडित जी का मेलाप नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? अभी शादी बियाह का मामला है, तो शादी बियाह कौन से ग्रह से जुड़े हुए हैं? तो कि शादी बियाह जुड़े हुए हैं शुक्र जैसे ग्रह से जुड़े हुए हैं। तो हम करेंगे शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा। अभी ये होरा कैसे देखी जाती है, कैसे निकाली जाती है? ऐसे तो पंचांग में रेडीमेड सब चीज दी हुई है, परंतु यहाँ पे मैं कुछ ऐसे इजी फॉर्मूले बताऊंगा जो मेरे गुरु से मैंने सीखा हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे इजी फॉर्मूला बताऊंगा जो आप लोगों को दिन के चौघड़ियां निकालना, दिन की होरा यानी रात्रि के भी आप चौघड़ियां निकाल सकते हो, रात्रि की भी होरा निकाल सकते हो। ये बहुत ही आसान फॉर्मूले मैंने यहाँ आपके लिए रखूंगा, जिससे आप ये चीज जान सकते हो। तो हिंदू वैदिक शास्त्र के अनुसार हम आज मुहूर्त के ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे, यानी हाईलाइट करेंगे, मुहूर्त को हाईलाइट करेंगे। अभी आपको मैं बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि है मुहूर्त सिंधु, मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त कल्पद्रु, मुहूर्त चूड़ामणि, मुहूर्त माला, फिर मुहूर्त प्रकाश, मुहूर्त दीपक, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त चिंतामणि, बाल बुध, ज्योतिषार, और पुराणों, हमारे जो पुराण और उपनिषद है उसके अंदर भी ये मुहूर्तों का जिक्र किया हुआ है। आज से नहीं है, प्राचीन समय से हमारे हिंदुस्तान का इसका उपयोग होता आ रहा है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कुछ ऐसे योग होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि दीपुष्कर योग। तो दीपुष्कर योग में अच्छे कार्य, शुभ कार्य किए जाते हैं। ऐसा है त्रिपुष्कर योग है, तो त्रिपुष्कर योग में भी सिद्ध कार्य किए जाते हैं। सिद्ध योग है, तो सिद्ध योग में भी शुभ कार्य किए जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि ये योगों के अंदर सिर्फ शुभ कार्य किए जाते हैं, कुछ अशुभ कार्य भी किए जाते हैं। अभी त्रिपुष्कर योग में ऐसा एक कार्य है वो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे त्रिपुष्कर योग में, त्रिपुष्कर का पहले तो सर्वप्रथम हम मतलब जानते हैं, दीपुष्कर और त्रिपुष्कर का सबसे पहले हम मतलब जानते हैं, उसका मतलब क्या होता है। दीपुष्कर और त्रिपुष्कर का मतलब यह होता है कि हम आज जो भी कार्य करेंगे वो या तो डबल होगा, त्रिपुष्कर के हिसाब से ट्रिपल बार होगा, यानी 3 बार होगा। तो अभी आप समझो नई शॉप डाल रहे हैं, तो वो 3 शॉप आपके बनने के योग पूरे बन जाएंगे, ये त्रिपुष्कर योग में अगर आपने प्रारंभ किया तो। परंतु समझो ये योग के अंदर मैंने विवाह किया तो 3 विवाह के योग बनेंगे। तो ऐसी जो विवाह करना है वो ऐसे कार्य त्रिपुष्कर योग या तो द्विपुष्कर योग के अंदर हमें चालने चाहिए। जैसे कि भद्रा तिथि की दूसरी, 7वीं और 12 तिथि हो, और रविवार, मंगलवार, शनिवार ये त्रिपाद नक्षत्र कहे जाते हैं। फिर विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृतिका, उत्तरा आषाढ़ा ये नक्षत्र हो तो ये योग बनता है। मैं भद्रा तिथि के बारे में एक बार फिर से बता दूं, मेरी थोड़ी गलती हो गई है। 2, 7, 12 यानी दूसरी, 7वीं और 12वीं तिथि हो, रविवार हो और मंगलवार हो, रविवार, मंगलवार और शनिवार हो, और त्रिपाद नक्षत्र हो। त्रिपाद नक्षत्र में आते हैं विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृतिका, उत्तरा आषाढ़ा ये नक्षत्र हो तो ये योग बनता है। यानी इसमें हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिसको हमें रिपीट करना हो। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो रिपीट करके हमें तकलीफ देते हो, हमें नुकसान देते हो। ऐसे कार्य हमें ये योग में नहीं करने चाहिए। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि भाई चलो आज त्रिपुष्कर योग है ना, तो चलो बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, हम प्रारंभ कर देते हैं। फिर एक दूसरा है सिद्धि योग है। सिद्धि योग भी वार और नक्षत्र के मेलाप से बनता है। सिद्धि योग भी वार और नक्षत्र के मेलाप से बनता है। जैसे शुक्रवार है, शुक्रवार को नंदादि तिथि होगी 1, 6 और 11, और उस समय पे रेवती, अश्विनी, श्रवण, पुनर्वसु और अनुराधा जैसे नक्षत्र होंगे तो ये योग बनता है, सिद्धि योग बनता है। ऐसे बुधवार को भी
बुधवार को भी कुछ नक्षत्र है, मंगलवार को भी कुछ नक्षत्र है, ये सभी नक्षत्र के अंदर ऐसे कुछ योग हो गए तो ये योग बनता है, नक्षत्र और वारों के हिसाब से ये योग बनता है। फिर उसके बाद हम आते हैं अमृत सिद्धि योग आते हैं। लेकिन देखो मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, एक छोटी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्व की बात है। जब हम ये योग देखते हैं, इस योग को देखते वक्त हमें गोचर के ग्रहों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें गोचर के ग्रहों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि और हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह जो स्थान में स्थित है वो क्या बन रहे हैं, मूल त्रिकोणी बन रहे हैं, अस्त के है, नीच के हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी ये अमृत सिद्धि योग है तो यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये योग को देखते वक्त हमें गोचर के ग्रहों को भी इंपॉर्टेंट देना चाहिए। हमें गोचर के ग्रहों को भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। अभी रविवार को हस्त नक्षत्र हो, सोमवार को मृगशीर्ष नक्षत्र हो, मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र हो, गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, शुक्रवार को रेवती नक्षत्र हो और शनिवार को रोहिणी नक्षत्र हो तो ये योग बनता है। अमृत सिद्धि योग सहर कार्य के लिए शुभ माना गया है और इस कार्य में किए, इस योग में किए हुए कार्य व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। परंतु एक ध्यान रखिए, मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो, देखो यहाँ पे मैंने मंगलवार को अमृत सिद्धि योग बनाया बताया है, परंतु मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र में ये योग बनता है तो इस समय पे हमें ग्रह निर्माण और ग्रह प्रवेश को ताजिया समझ, यानी उसको छोड़ देना है। इस दिन हमें ग्रह प्रवेश और ग्रह निर्माण नहीं करना है। फिर समझो शनिवार है, शनिवार को मैंने यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र भी बताया था, तो शनिवार को ऐसे तो जनरली मैं कहूंगा कि शनिवार को कोई भी शुभ कार्य करना या तो यात्रा प्रवास करना, मुसाफरी करना वर्ज्य माना हुआ है हमारे शास्त्र के अंदर। फिर भी शनिवार को हमें ये अमृत सिद्धि योग बनता है तो हमें यात्रा को त्यागना चाहिए, हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, योग हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक किसी ने पुष्य नक्षत्र के बारे में ग्रुप में डाला था बहुत टाइम पहले, जब हमने इस ज्योतिष के लेक्चर लिए थे तभी पुष्य नक्षत्र के बारे में किसी ने पूछा था कि कुछ पुष्य गुरु पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है। तो देखो गुरु पुष्य नक्षत्र योग भी हमें हमारे लिए अच्छा है, शनि पुष्य नक्षत्र योग भी अच्छा है, शुक्र पुष्य नक्षत्र योग भी अच्छा है। आप लोग ने आज तक सिर्फ गुरु पुष्य नक्षत्र योग के बारे में ही सुना है, बाकी ये शनि शुक्र ये पुष्य नक्षत्र योग के बारे में आपने किसी ने नहीं सुना होगा। लेकिन इस योग में भी कुछ कार्य करने से हमें फायदा होता है। लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र योग में लोग बड़े बड़े पेपर्स में एड्स आते हैं कि आज गुरु पुष्यामृत योग है तो आप सोना खरीदने आइए। तो ये योग में सोना, खरीदा हुआ सोना हमारी यानी 1 से 2 गुना, 2 से 3 गुना होता है। परंतु यहाँ पे एक ध्यान रखिए, आपकी जन्म लग्न कुंडली में तारा चक्र नाम का एक चक्र है। मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे रखवा रहा हूं वो तारा चक्र नाम का एक चक्र है। उस तारा चक्र के अंदर ये पुष्य नक्षत्र कहाँ आता है, वो पुष्य नक्षत्र के अनुसार हमें सोना खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, हमें उससे पता चलेगा। तारा नक्षत्र नो राखो तो जरा, हाँ नहीं, हाँ बराबर ना, मोटू करो ने। अभी यहाँ पे देखेंगे आप ये तारा चक्र है, ये तारा चक्र बनता किससे है, तो जातक के जन्म समय का जो चंद्र नक्षत्र होता है, यानी जन्म का जो चंद्र नक्षत्र होता है, उस चंद्र नक्षत्र यानी वो जन्म नक्षत्र होता है, उसके हिसाब से ये तारा चक्र बनता है। यानी हम देखेंगे पहली तारा आती है जन्म, दूसरी आती है संपत, तीसरी आती है विपद, चौथी आती है क्षेम, पांचवी आती है प्रत्यरी, फिर साधक, वध, मित्र और अधिमित्र। अभी यहाँ पे ये जो तारा चक्र दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये इसका इंपॉर्टेंट जान लीजिए।
ये मैं आपको मुहूर्त पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट जान लीजिए कि ये तारा चक्र का इंपॉर्टेंट क्या है। हम डे टू डे जो वर्क करते हैं, डे टू डे वर्क करते हैं। सपोज मैं अभी यहां से नीचे जाऊंगा, मैं ट्रेन पकड़ूंगा, बस पकड़ूंगा, या तो मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। और मैं सपोज मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूं, और गाड़ी लेके निकल रहा हूं, और आज मेरी कुंडली के अंदर वध नक्षत्र के, वध के नीचे 3 नक्षत्र आ रहे हैं। वध के नीचे 3 नक्षत्र आ रहे हैं। या तो मेरी कुंडली के अंदर विपद के नीचे जो 3 नक्षत्र आ रहे हैं, विपद के नीचे जो 3 नक्षत्र आ रहे हैं, वो 3 नक्षत्रों में से आज एक नक्षत्र है। और 3 नक्षत्रों में से आज एक नक्षत्र है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी कुंडली के हिसाब से यहाँ पे विपद नंबर, विपद के उसमें पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र आ रहा है, और सपोज आज पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र है। तो विपद का मतलब क्या होता है? तो तकलीफ आना। तो जैसे ही मैं यहां से निकलूंगा, मैंने जहां गाड़ी पार्क की है, वो गाड़ी के आगे पीछे दूसरे ने इस तरह गाड़ी लगा दी है कि मैं वो गाड़ी, मेरी गाड़ी को मैं आसानी से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, यानी विपदा आना। तो ये चक्र, ये तारा चक्र अगर आपका, आप हाथ में रखते हैं और डे टू डे कार्य करने के समय इस तारा चक्र का उपयोग करते हो, तो आपको पता चलेगा कि आज मेरे साथ क्या घटना घटने वाली है। तो मैं अलर्ट हो जाऊं, या तो मैं एकदम फ्रीली रहूं, ऐसी क्या घटना घटने वाली है। अभी सबसे पहला है कि यहाँ पे जन्म नक्षत्र है। तो ऐसा कहा जाता है कि जन्म नक्षत्र हो उस दिन, यानी जन्म के 3 नक्षत्र आएंगे, क्योंकि एक लाइन में ये 9 तारा है। तो पहली लाइन में 9 तारा, दूसरी लाइन में 9 तारा, तीसरी लाइन में 9 तारा। तो पहली लाइन में जन्म नक्षत्र के नीचे जो 3 ताराएं आएगी, वो 3 तारा जिस जिस दिन होगी, यानी 9-9 दिन के अंतर पे आएगी। तो ये 3 तारा जिस जिस दिन होगी, उस दिन मुझे कोई भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, ये मेरे जन्म नक्षत्र हो तभी, यानी शुभ कार्य को वर्जित माना गया है। संपद, उसके बाद आता है संपद। अभी वो 3 नक्षत्र के अंदर जिस दिन वो 3 नक्षत्र आते हैं, उस दिन मेरे सभी कार्य बहुत ही आसानी से पूर्ण हो गए। यानी अभी समझो आपकी कुंडली के अंदर आज आपने ये तारा चक्र निकाला है, और तारा चक्र के नीचे आपके कुंडली के अंदर आज का नक्षत्र संपत्ति के नीचे आ रहा है, तो आपके आज के कार्य बहुत ही आसानी से पूर्ण हो गए। मैं यहाँ पे मैं इस तरह आपको मुहूर्त पढ़ाना चाहता हूं कि आप आपके जीवन के अंदर डे टू डे लाइफ के लिए आपको किसी के पास या तो पंचांग को देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसी मैंने ये मुहूर्त के ऊपर मैंने किताब बनाई हुई है, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से देखे जाते हैं। यानी मामूली सा आपको समझो गणित का ज्ञान है, और देश काल की परिस्थिति के अनुसार आपको दिनमान यानी सूर्योदय और सूर्यास्त का ज्ञान है, तो आप आराम से ये मेरी बुक को देख के आप चौघड़िया देख सकते हो, होरा देख सकते हो, और बहुत सारी चीजें इससे देख सकते हो। तो ये संपत्ति के नीचे अगर समझो आया, तो आपका काम बहुत ही आसानी से होगा। फिर विपद नक्षत्र आ रहा है, तो विपद नक्षत्र यानी आज समझो विपद नक्षत्र है, मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से ये 3 नक्षत्र में से एक नक्षत्र विपद नक्षत्र के अंदर आ रहा है मेरा। तो आज मुझे कार्य के अंदर तकलीफें आएगी। मुझे जैसे ही नीचे उतरूंगा, मुझे कोई ना कोई प्रकार की विपदाएं आएगी। तो ये विपद नक्षत्र हुआ। फिर शेम, यानी इससे हमें मिश्रित फल प्राप्त होता है। फिर प्रत्यरी का मतलब अवरोध और विघ्न आना, यानी जैसे ही ये नक्षत्र में मैंने कोई भी कार्य प्रारंभ किया, मेरी तारा चक्र कुंडली के हिसाब से ये नक्षत्र के अंदर मैंने कोई भी कार्य का प्रारंभ किया, तो मुझे तकलीफें आएगी और अवरोध आएगा, विघ्न आएगा। फिर उसके बाद आता है साधक, यानी मेहनत करनी, साधना करनी, यानी हम किसी मंत्र तंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये नक्षत्र के अंदर अगर हम चालू करें तो हमारी साधनाएं सिद्ध होती है। फिर उसके बाद आते हैं कि अभी देखो, साधना का मतलब ये नहीं कि ये मैं मंत्र तंत्र और इसके जाप करूं और वो मेरे सिद्ध हो जाएंगे। वो साधना, ये भी एक साधना हो, परंतु आप बस में जा रहे हो, आपको हैंडल पकड़ के लंबे समय तक खड़े रहना पड़े, वो भी एक प्रकार की साधना है, वो भी एक प्रकार की साधना है। तो यानी साधक यानी मेहनत, यानी कोई साधना करनी। वध,
यानी तकलीफ तकलीफ, बहुत ही तकलीफ, मार लगना, मान हानि होना। अगर आपके समझो ये वध नक्षत्र के अंदर जो नक्षत्र आते हैं और वो नक्षत्र आज के दिन है, तो आपको आज मान हानि के योग होंगे, आपको आज मान हानि के योग होंगे। तो ऐसे नक्षत्र में हो सके तब तक किसी से मच मच मत करिए, कुछ भी मत करिए। तो ये तारा चक्र, फिर उसके बाद आते हैं मित्र, यानी ये मित्र नक्षत्र आते हैं तो धन प्राप्ति होती है, विदेश प्रवास के योग होते हैं, नए मित्र बनते हैं। फिर अधिमित्र, तो मान सम्मान मिलना, फिर मान सम्मान के साथ विवाह के योग्य पात्र का मिलना, यानी अधिमित्र है, यानी विवाह के योग्य पात्र का मिलना। तो ये चारा चक्र आप बहुत ही आसानी से डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते हो। इसके जो मेरे पेड लेक्चर आएंगे उसके अंदर इस चक्र के बारे में, यानी ये तारा चक्र के बारे में बहुत ही विस्तार से मैं समझाऊंगा। और ये तारा चक्र हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत जगह पे इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि हम सर्वतोभद्र चक्र में भी इसका उपयोग करते हैं। फिर जैसे मैं अमृत सिद्धि योग की बात कर रहा था, तो अमृत सिद्धि योग के साथ साथ एक दूसरा योग बनता है, यानी समझो ये अमृत सिद्धि योग, मैंने जैसे कहा कि रविवार को हस्त नक्षत्र हो तो ये अमृत सिद्धि योग बनता है। परंतु यहां पे मैं एक दो उदाहरण दूंगा। रविवार को हस्त नक्षत्र हो और तो अमृत सिद्धि योग बनता है। हम सोचते हैं कि चलो रविवार है और ये हस्त नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग बन गया। परंतु इस दिन पांचम यानी पांचवी तिथि हो तो ये योग को त्यागना चाहिए, यानी ये योग को त्याग करना चाहिए। ऐसे समय में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देखो हम खाली इतना समझते हैं कि अमृत सिद्धि योग है, सिद्धि योग है, हमें ये कार्य कर देना है। परंतु इस समय पे अगर ऐसी तिथियों का भी संयोग होता है तो हमें उसको टालना चाहिए। अगर नहीं टालते हैं तो हमें कुछ अशुभ फल मिलता है। फिर उसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने कहा कि सोमवार को मृगशीर्ष नक्षत्र हो, यानी मृगशिरा नक्षत्र हो, तो हम कहते हैं कि अमृत सिद्धि योग है। हम लोग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और हम समझते हैं कि हमारी इस योग में जो भी कार्य करेंगे हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। परंतु जिस दिन ये योग होता हो, सोमवार को मृगशीर्ष नक्षत्र हो और अमृत सिद्धि योग बन रहा हो, परंतु उधर सृष्टि तिथि हो। साउंड बराबर आ रहा है राजेश भाई संघवी? साउंड बराबर आवे छे? यस। हर्षाबेन आप आपके यहां से चेक कीजिए, आपके यहाँ कुछ तकलीफ है, बाकी सभी लोगों को साउंड बराबर आ रहा है। तो हमें एक ध्यान रखना है कि कोई भी योग बनता है, अभी ये अमृत सिद्धि योग के साथ जो मैंने ये बताया, तो यहाँ पे वो अमृत सिद्धि योग के बाद साथ में अगर ये तिथि हो तो मधु सर्पिस नाम का योग बनता है। मधु सर्पिस नाम का योग बनता है, यानी शहद यानी मध, हनी और विष यानी पॉइजन, ये दोनों को मिक्स करके अगर हम लेते हैं तो ये योग बनता है। अभी ये मध और एक्चुअल में विष नहीं, एक्चुअल में क्या, तो ये मध यानी हनी, हमने 1 चम्मच हनी ली और उसमें 2 चम्मच घी डाला तो इट्स ओके। परंतु हमने 1 चम्मच हनी लिया, मध लिया और 1 चम्मच साथ में घी डाल दिया, यानी दोनों को इक्वल मात्रा बन गई, तो ये विष बन गया। तो ये विष बन गया। उसी तरह ये मुहूर्त के अंदर अमृत सिद्धि योग के साथ साथ अगर ये तिथियां आती है तो एक विष जैसा काम करती है, यानी हमें ये तिथियों को त्यागना चाहिए। अभी देखिए शनिवार को रोहिणी नक्षत्र होता है तो अमृत सिद्धि योग को बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु उस दिन एकादशी तिथि यानी 11 हो तो हमें वो तिथि को टालना चाहिए, तो हमें वो तिथि को टालना चाहिए। तो ये अमृत सिद्धि योग है। फिर उसके बाद में कुछ हम कहते हैं कि जैसे कि अभी ये वसंत पंचमी आ रही है, फिर हम देखते हैं कि बहुत जन अक्षय तृतीया और अखा, देखो लोग अखा त्रीज बोलते हैं, अखा त्रीज एक्चुअल में आखा तीज बोलते हैं, एक्चुअल में उसको आखा तीज बोला जाता है। तो ये अक्षय तृतीया नाम का जो ये योग बनता है, उस योग हम कहते हैं ना
स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। ये योग के अंदर हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कैसे भी कार्य कर सकते हैं, यानी शुभ कार्य की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे और कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, शुभ कार्य की बात कर रहा हूँ। ऐसा ये जो ये योग है परशुराम जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। और समुद्र, नदी, ऐसे स्थानों पे इस योग के अंदर लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। इस योग को इम्पोर्टेंस क्यों है इतना? तो हिंदू मान्यता के अनुसार, यानी हिंदू जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उसके मान्यता के अनुसार त्रेता युग का प्रारंभ, त्रेता युग का प्रारंभ इस दिन हुआ था। ये मनाया जाता है वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय तारीख को, तीसरी तारीख को, यानी तीसरी तिथि को, वैशाख की शुक्ल पक्ष तीज को ये योग बनता है। तो ये योग को हमारे जीवन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर प्रकार के मांगलिक कार्य हम कर सकते हैं, हर प्रकार के हम मांगलिक कार्य कर सकते हैं। उसके बाद एक ऐसा योग है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम कुंडली बनाते हैं तो कुंडली को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो खड़ी हम डिवाइड करते हैं उसको छोड़ दो, लेकिन हम टेढ़ा डिवीजन करते हैं, यानी 4th हाउस 10th हाउस दोनों बीच में से काट देते हैं, यानी ऊपर पूर्व और नीचे पश्चिम। तो ये पश्चिम के साइड में, राइट साइड में हम देखेंगे तो 9वां स्थान आता है, नैसर्गिक कुंडली के अंदर 9वां स्थान आता है। और 9वें स्थान के अंदर धनु राशि आती है, धनु राशि आती है। तो ये धनु राशि का सूर्य, जब धनु राशि के अंदर जब सूर्य प्रवेश करता है तो इसे हम धनुर्मास कहते हैं, इसे हम धनुर्मास कहते हैं। और ये धनुर्मास के अंदर हर प्रकार के शुभ कार्य को वर्जित माना गया है, हर प्रकार के शुभ कार्य को वर्जित माना गया है। शास्त्र में इसको पढ़ाई लिखाई के लिए अति उत्तम माना गया है। क्यों अति उत्तम माना गया है? क्योंकि इस योग का जब प्रारंभ हुआ, धनुर्मास का जब प्रारंभ हुआ, यानी सूर्य ने जब धनु राशि में प्रवेश किया, उस समय पे श्री कृष्ण जी यानी कृष्ण भगवान और उनके भ्राता श्री बलराम जी ने अपना अभ्यास यानी 64 कलाओं के अभ्यास का प्रारंभ किया था। इसके लिए इसको धार्मिक, मांगलिक और पढ़ाई के कार्यों में शुभ माना गया है, परंतु अन्य जो शुभ कार्य है इस योग में नहीं किए जाते। इसके बाद दूसरा एक उसके पीछे पीछे धनुर्मास के साथ साथ उसके पीछे पीछे ही आता है, 1 महीने के बाद समझो उसके पीछे पीछे आ गया मकर राशि में जब ये गुरु प्रवेश करता है, यानी आता है, तो हमें उस वक्त मकर राशि के अंदर गुरु नीच का बनता है। तो जब तक गुरु नीच का रहता है तब तक हमें भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। फिर हम एक आते हैं अभिजीत मुहूर्त, जो हर रोज 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी 12, 12:30 के बाद, 12 और उसके पहले बाद, यानी 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद, ये अभिजीत मुहूर्त। ये अभिजीत मुहूर्त को विजय मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। और ये मुहूर्त के अंदर हम सब शुभ कार्य करने के लिए, यानी ये भी हम कहना स्वयंभू सिद्ध मुहूर्त है। परंतु ये जो अभिजीत मुहूर्त है, ये अभिजीत मुहूर्त का प्रारंभ समय कुछ 11, 11:30 यानी 11:36 से 12:24 तक का है। और कहीं कहीं इसका जिक्र ऐसा है कि 11:38 से 1:34 तक का इसका समय दिया गया है। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त जो बन रहा है, ये अभिजीत मुहूर्त को हमें बुधवार के दिन टालना चाहिए, क्योंकि ये बुधवार के दिन, जिस दिन ये अभिजीत मुहूर्त रहता है, उस दिन साथ साथ में राहु काल भी रहता है, उस दिन साथ साथ में राहु काल भी रहता है। देखो यहाँ पे जब हम होरा देखते हैं तब होरा के साथ हमें चौघड़िया, यमघंट योग, यमघंट काल, फिर राहु काल, गुलिक काल और दुर्मुहूर्त, ये इतने योग साथ में देखने चाहिए। क्योंकि ये जीव में जितने मैंने नाम लिए ये सब अशुभ है, यानी चौघड़िया अशुभ नहीं होते हैं, लेकिन उसमें अशुभ चौघड़िया है, तो हमें उस होरा को टालना चाहिए। अभी मैं उसके ऊपर मेन टॉपिक के ऊपर मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर में। ये तो मैं छोटे छोटे जो जीवन में डेली लाइफ में हम लोग यूज करने वाले जो ये मुहूर्त है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी अभिजीत मुहूर्त को बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन बुधवार को छोड़ के हमें इस अभिजीत मुहूर्त का
उपयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद एक आता है, समाज के अंदर लोग, एक ऐसा योग है जिससे काफी लोग डरते हैं, यानी पंचक। देखो, पंचक एक तरह से कोई खराब नहीं है। पंचक का मतलब है उसके अंदर पांच नक्षत्रों का एक साथ होना, और चंद्रमा का कुंभ राशि में प्रवेश होना और मीन राशि में से बाहर निकलना, इस समय में पंचक योग बनता है। यानी जब ये चंद्रमा कुंभ और मीन में हो, उस समय पे पंचक योग बनता है। तो के कौन से आते हैं, तो कौन से नक्षत्र है, तो के घनिष्ठा नक्षत्र, यानी उसका समझो ना, पंचक के अंदर घनिष्ठा नक्षत्र है, उसका उत्तरार्ध, यानी उसकी तीन घटी यानी एक घटी यानी 24 मिनट होती है। तो 30 घटी हमें लेनी है, उसकी 30 घटी हमें अवॉइड करनी है। फिर सतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, ये नक्षत्र में हमेशा पंचक बनता है। और ये पंचक को हम लोग टालने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कोई शुभ कार्य नहीं करे, परंतु कुछ कार्य ऐसे हैं जिस पंचक के अंदर किए जाते हैं। और पंचक भी विविध हिस्सों में बांटा गया है, 4 से 5 हिस्सों में बांटा गया है। अग्नि पंचक नाम का भी एक पंचक होता है। तो किस तरह बनता है वो हमारे जो पेड लेक्चर आएंगे उसमें हम देखेंगे कि भाई ये मुहूर्त को मैंने ज्यादा से ज्यादा डिस्क्राइब करके आपके लिए ये किताब के अंदर रखा हुआ है। और मेरी ये जो किताब आएगी वो अमेजोन पे रिलीज होगी, और ये रिलीज करने की मैं तारीख आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बुध वक्री चल रहा है। तो वक्री बुध के अंदर में ऐसे कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, यानी ये प्रकाशन, लेखन प्रकाशन कार्य है, तो ये वक्री बुध के अंदर ये चीज नहीं की जाती है। तो ये तारीख मैं आपको बाद में डिक्लेयर करूंगा कि भाई ये हम किस दिन ये बुक रिलीज कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर। फिर उसके बाद आता है कि पंचक है ना, कुछ 5 प्रकार से बनता है। यानी घनिष्ठ नक्षत्र में पंचक बनता हो तो इसको ग्राम पंचक कहते हैं। यानी गांव के अंदर कोई व्यक्ति मृत्यु होती है और गांव के अंदर कोई व्यक्ति पैदा होता है, तो गांव के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो साथ में दूसरे 4 व्यक्ति की मृत्यु होती है, यानी 5 जन की मृत्यु होती है। और एक व्यक्ति पैदा हुआ है तो साथ में 5 व्यक्ति और पैदा, यानी 5 बालक और पैदा होता है। फिर दूसरा आता है कुल पंचक आता है, यानी परिवार के अंदर आता है। तीसरा है सतभिषा नक्षत्र में कुल पंचक होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हमारी गली मोहल्ले का जिक्र किया गया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हमारे ग्रह, यानी हमारे घर के अंदर का ये जिक्र किया गया है। और ये अगर उत्तरा भाद्रपद के अंदर ये पंचक में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो, उस समय हमारे घर के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो हमें बहुत ही प्रिकॉशन लेना चाहिए। उस वक्त हमें आटे से बने हुए 5 पुतले उस व्यक्ति की डेड बॉडी के साथ रख के चलाना चाहिए। लोग संपूर्ण पंचक को खराब समझते हैं। हाँ देखो, अभी इतना बड़ा गांव है, 25-50 हजार आदमी लोगों का गांव है, तो स्वाभाविक है कि भाई एक व्यक्ति की मृत्यु होगी कि 5 व्यक्ति की मृत्यु होगी। परंतु हम हमारे घर की बात करें, देखो यहाँ पे मैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, गांव का और घर का, परिवार का, ऐसे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये एक आपको बता रहा हूं कि इतना बड़ा गांव हो तो गांव के अंदर 5 जन की मृत्यु तो होगी। तो हमारे ग्रह के अंदर की बात कर रहा हूं, अगर हमारे ग्रह के अंदर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें उसके साथ 5 पुतले अवश्य जलाने चाहिए, अन्यथा हमें तकलीफें आ सकते हैं। फिर एक और भी लास्ट है रेवती नक्षत्र। तो रेवती नक्षत्र में अगर पंचक के अंदर मृत्यु होती है, तो हमारे गांव में मृत्यु हुई है, तो हमारे गांव के आजू बाजू के गांवों में 5 जन की मृत्यु होती है। ऐसा शास्त्र के अंदर ऐसा जिक्र किया गया है। तो लोग पंचक से भी बहुत डरते हैं। फिर आते हैं, मैंने एक मेरे इसके अंदर लिखा हुआ है त्रिक दोष। ज्यादातर किसी को मालूम नहीं है त्रिक दोष क्या है और ये दोष किसको लगता है। तो यहां पे एक बता दूं, जिस परिवार के अंदर 3 लड़के के बाद एक लड़की पैदा होती है, जिस परिवार के अंदर 3 लड़की के बाद एक लड़का पैदा होता है, तो ये त्रिक नाम का दोष लगता है। और ये त्रिक नाम के दोष के कारण जो बच्चे हैं उन्हें तकलीफें भुगतनी पड़ती है।
जो बच्चे हैं उन्हें तकलीफें भुगतनी पड़ती है। फिर आते हैं राहु काल, गुलिक काल, यमगंड काल। ये सब क्या है? तो प्रत्येक दिन के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के बीच में कुछ एक ऐसा समय है, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त का जो समय है, यानी हम उसका दिनमान निकालेंगे, दिनमान को हम डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमें पर्टिकुलर 1.5 घंटे का समय मिलेगा। तो ये एक 1.5 घंटे का समय राहु काल का होता है। और ये राहु काल हर रोज अलग अलग दिन रहते हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि बुधवार को अभिजीत मुहूर्त के अंदर हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय राहु काल होता है, उस समय राहु काल होता है। और ये जो भी मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूं, उसको इजी तरीके से देखने के मैं कुछ फार्मूले आपको दूंगा। मेरी जो ये किताब आएगी उसके अंदर बहुत ही इजी तरीके से देखने के मैं आपको फॉर्मूले दूंगा, ताकि आप बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। दूसरा, हमें एक ही ध्यान रखना है कि मैं जो स्टेट में, जो सिटी या तो मैं जो कंट्री में रहता हूं, मुझे उधर का ये सूर्योदय पता होना चाहिए और उधर का सूर्यास्त मुझे पता होना चाहिए। तो ही मैं ये सब चीजों को आसानी से निकाल सकता हूं। मैं मुंबई से बेस हूं, मैं मुंबई में रहता हूं। तो मुंबई के अंदर आप पंचांग देखोगे तो सुबह 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे से 7, सवा 7, यानी हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेट 6 से सवा 7 के बीच में सूर्योदय का समय आता है एक महीने के अंदर। मैं एक महीने की बात कर रहा हूं, सुबह 6 बजे से लेके 7, सवा 7। एक महीना ना, आप पूरा साल भी देख लीजिए तो अप्रोक्सीमेट सुबह 6:02, 5 मिनट से लेके 7:15 के 20-25 मिनट तक पूरे साल के अंदर ये इसके बीच के अंदर ही सूर्योदय होता है, इसके बीच के अंदर ही सूर्योदय होता है। और हर रोज हमारा जो दिनमान है, यानी सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच का जो मध्य समय है, वो वेरिएशन वाला होता है, कांस्टेंट एक नहीं होता है। 100 हम कहते हैं 1 घंटा 30 मिनट का, यानी 90 मिनट का ही होगा, ऐसा नहीं है, उसमें वेरिएशन आएगा। मैंने ये जो मेरी किताब है उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये दिया हुआ है कि किस तरह वेरिएशन आता है, वो मैंने कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको राहु काल के बाद में बताया। इसके बाद हम आते हैं गुलिक काल। हर दिन 1.5 घंटे का समय अशुभ माना गया है। देखो गुलिक काल, गुलिक क्या है? तो शास्त्र के अंदर ऐसा जिक्र किया गया है, गुलिक यानी शनि का पुत्र माना गया है उसको, शनि का पुत्र माना गया है। किसी ग्रह का इसके ऊपर कोई आधिपत्य नहीं है, परंतु फिर भी यह हमारी कुंडली के अंदर अप्लाई होती है और हमारी कुंडली के अंदर जो स्थान में बैठी है उस स्थान से रिलेटेड वो फल देती है, उस स्थान से रिलेटेड वो फल देती है। उसकी भी कुछ दृष्टियां हैं, उसकी भी कुछ दृष्टियां हैं। तो ये गुलिक काल, उसको भी हमारे शास्त्र के अंदर मत मतांतर है, कहां कहां इसे शुभ माना गया है और कहां कहां इसे अशुभ माना गया है। तो यहाँ पे हम शुभ और अशुभ दोनों की कैटेगरी को लेके अगर हम देखेंगे, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पर्टिकुलर कोई योग के अंदर, जैसे मैंने त्रिपुष्कर योग के अंदर बताया कि भाई त्रिपुष्कर योग के अंदर हमें कोई शुभ कार्य करना है तो हमें विवाह नहीं करना है उस समय में। क्यों? त्रिपुष्कर का मतलब 3 बार होना, यानी उस समय पे मैं विवाह करूंगा तो मेरे 3 बार विवाह हो गए। तो उसी तरह ये गुलिक काल के अंदर भी हमें कुछ ऐसी घटनाओं को लेना है जो हमें मीन्स अवॉइड करनी है, कुछ ऐसी घटनाओं को लेना है जो हमें यानी शुभ अशुभ दोनों घटनाओं को ध्यान में रखकर, और उस शुभ अशुभ घटनाओं को क्या फल मिलेगा उसको ध्यान में रखकर हमें इस गुलिक काल का उपयोग करना है। और ये हमारे दिन के 7 वार है और 7 वारों के दिन इसकी जो मीन्स अवधि है, 1.5 घंटे की अवधि है, हर रोज डिफरेंट डिफरेंट समय पे है। अभी हम शनिवार का एग्जाम्पल ले तो 7 बजे, सुबह 6 बजे लेके 7:30 बजे तक ये गुलिक काल रहता है। फिर शुक्रवार को ले तो 7:30 से 9 बजे तक रहता है। गुरुवार को ले तो 9 से 10:30 बजे तक लेता है। बुधवार को ले, आज बुधवार है तो सुबह 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक ये गुलिक काल था। तो जैसे ये गुलिक काल सुबह 10 बजे से 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक था, और उसी समय पे अभिजीत मुहूर्त कितना 11:48, सॉरी 11:36 या तो 38 मिनट से प्रारंभ हो रहा था। तो हमें
11:38 या तो 36 से और 12 के बीच में का जो समय ये गुलिक काल का है, उसको शुभ कार्य के लिए टाल देना चाहिए, अन्यथा हमें ये गुलिक काल का अशुभ फल मिलेगा। गुलिक काल का हमें अशुभ फल मिलेगा, यानी इसमें हम महत्वपूर्ण कार्य भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। फिर यमगंड, यमगंड किसे कहते हैं? तो यमगंड हर रविवार को जब मघा नक्षत्र रहता है, यानी जब जिस रविवार को मघा नक्षत्र रहता है, सोमवार को विशाखा नक्षत्र रहता है, मंगलवार को आद्रा नक्षत्र रहता है, बुधवार को मूल नक्षत्र रहता है, गुरुवार को कृतिका नक्षत्र रहता है, शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र रहता है, शनिवार को हस्त नक्षत्र रहता है। तो ये नक्षत्र के दिन हमें ये नक्षत्र के दिन और ये वार के दिन को संयोग करके यमघंट काल बनता है, और जिसे हमने अशुभ माना है, और खास करके यात्रा के लिए ये काल को टालना चाहिए। चौगड़िया में भी जो चौगड़िया रहता है उसको हम चल अमृत इसके नाम से जानते हैं। तो ये चल अमृत, ये जो चौगड़िया है शुभ लाभ, ये जो चौगड़िया है 7 प्रकार के जो चौगड़िया है, उसमें भी है ना हर चौगड़िया का एक दिशाशूल है। यानी चंद्र को हम ले तो कि चंद्र की दिशाशूल कौन सी है, तो कि चंद्र की दिशाशूल पूर्व दिशा है। तो हमें जब चंद्र का नक्शा यानी चंद्र के चौघड़िए के अंदर हमें पूर्व दिशा में मुसाफरी नहीं करनी चाहिए, और हमें मुसाफरी करनी ही है तो उसके लिए भी कुछ छोटी छोटी रेमेडीज भी है। मैंने वो पुस्तक में दी हुई है और बहुत ही डिटेल्स में दिया हुआ है दिशाशूल के बारे में। ऐसे नक्षत्र शूल यानी प्रवास के लिए कुछ नक्षत्र शूल भी एप्लीकेबल होते हैं, यानी ये प्रवास करने के लिए वो हमें टालने, वो नक्षत्र हमें टालने चाहिए। वो भी मैंने मेरी किताब के अंदर दिए हुए हैं। फिर सर्वात सिद्धि योग, मैंने अभी आपको बताया था कि सर्वात सिद्धि योग क्या है। अभी सर्वप्रथम हम आते हैं अभी हमारे जो होरा के ऊपर। यहाँ पे मेरे गुरु द्वारा मुझे एक सर्कल मीन्स ऐसा एक चार्ट बना के मिला हुआ है, यानी एक डायग्राम बना के उन्होंने दिया हुआ है कि इसको आप रखिए। और मैं भी मौका मिला तो वो मेरे गुरु के पास बहुत ऐसे, हम कहे कि बहुत ही ऐसे फार्मूला है, इजी फार्मूला है, जो हमें मुहूर्त के अंदर बहुत ही उपयोगी होते हैं, मुहूर्त के अंदर हमें बहुत ही काम आते हैं। और मुझे मौका मिला तो यहाँ पे मैं हमारे जो ये संस्था के जो कार्यकर्ता है, यानी हमारे जो हमारा जो ग्रुप है, वो ग्रुप की परमिशन मिली, तो मैं उनकी परमिशन लेके ये मेरे गुरु को आपके सामने एक दिन लाऊंगा। उस दिन आप उसके किसी भी चीज के बारे में आप पूछोगे, उसका जवाब आपको 1-2 मिनट में वो फटाक से दे देते हैं। इनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही इतना पावरफुल है। तो उनके द्वारा एक एक चक्र रचाया गया है, और ये चक्र के माध्यम से हम चौघड़िया और होरा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अभी आप लोगों के पास आपके मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है, हिंदू कैलेंडर करके एक सॉफ्टवेयर है। ये हिंदू कैलेंडर करके आप सब लोग ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि होरा शास्त्र के अंदर ये सॉफ्टवेयर, चौघड़िया के अंदर ये सॉफ्टवेयर, फिर यमघंट, 1 मिनट में आपको बताता हूं उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है। राहु काल मिल सकता है, यमघंट मिल सकता है, गुली काल काल मिल सकता है, अभिजीत मुहूर्त मिल सकता है, दूर मुहूर्त मिल सकता है। जो मैंने कहा कि भाई सूर्य उदय और सूर्यास्त ये भी मिल सकता है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच का जो समय है उसे हम दिनमान कहते हैं। तो वो दिनमान कितने समय का रहता है वो भी मिल सकता है। फिर सूर्य अस्त से दूसरे दिन के सूर्य उदय को समय को हम रात्रिमान कहते हैं। ये रात्रिमान समय कितने घंटे का रहेगा, ये हमें इसके ऊपर से बहुत ही आसानी से मिलता है, बहुत ही आसानी से मिलता है। अभी जिन लोगों के पास हिंदू कैलेंडर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आप उसको खोलिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ होरा के बारे में समझाऊंगा। आज मैंने इन लोगों को बोर्ड रखने के लिए कहा था, लेकिन आज इधर कुछ लाइट का प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पे एसी भी नहीं है आज, और ये अभी जो भी चल रहा है वो बैटरी के ऊपर चल रहा है, इन्वेंटर के ऊपर चल रहा है। तो आज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने ये बोर्ड वगैरह नहीं रख पाए हैं। तो मैं, जिनके पास ये है, किन किन के पास है, आप जरा यस 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 करके कोई लिख के भेज दीजिए, तो मैं
समझो कि आप लोगों के पास है तो कुछ लोग समझ सकें। हिंदू कैलेंडर नाम का सॉफ्टवेयर है, स्वस्तिक उसका सिंबल है। आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए 2 मिनट था से कि વધારે થશે। आपको ग्रुप में लिंक डाल रहे हैं, तो आप फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी यहां पर जिन जिन के पास ये सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर खोल के बैठे, और यहां पे मैं एक डायग्राम रख रहा हूं, और डायग्राम को भी आप देखिए। ये सॉफ्टवेयर के अंदर आपको आएगा मंथ, व्यू, पंचांग, फेस्टिवल, माई तिथि, कुंडली, मैच मेकिंग, ज्योतिष, हिंदू टाइम, सेटिंग, इन्फो, शेयर, फीडबैक। आप जो सिटी में रहते हैं, जो कंट्री में रहते हैं, वहां का आप उधर का ये आपने डाउनलोड किया होगा, तो आप उस कंट्री के हिसाब से आप टाइम एडजस्ट कर लेना सेटिंग में जाके, और उसमें जाके ज्योतिष में जाके क्लिक कीजिए। ज्योतिष नाम जो मैंने बोला है, उसमें उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आज की जो तारीख है और आज का जो वार है, उसकी डिटेल्स उसके अंदर आएगी। सर्वप्रथम आएगा मुहूर्त। मुहूर्त में ऊपर लिखा होगा, और उसमें लिखा होगा मुंबई इंडिया। मैं मुंबई से हूं, इंडिया। सनराइज, सनसेट, डे ड्यूरेशन, नाइट ड्यूरेशन, यानी जो मैं दिनमान और रात्रिमान की जो बात कर रहा हूं, वो यहाँ पे लिखा है। अभी यहाँ पे आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो दिनमान, यानी सुबह सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त का जो समय था, वो 11 घंटा 24 मिनट और 40 सेकंड तक का था। 11 घंटा 24 मिनट 40 सेकंड तक का था। और नाइट ड्यूरेशन है, तो नाइट ड्यूरेशन कितनी है, तो कि 12 घंटा 34 मिनट और 50 सेकंड, यानी सुबह का जो सूर्य उदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से लेके सूर्य उदय का समय आप देख सकते हैं कि नाइट हमारी 12 घंटा 34 मिनट, और ये हमारा 11 घंटा 24 मिनट। फिर उसके बाद दिया होगा लग्न राशि। लग्न राशि यानी हमारे आज जो ये समय पे बच्चा पैदा हुआ होगा, उसकी लग्न राशि क्या होगी, वो इसमें दिया होगा। यानी लग्न सन राशि दी है यहाँ पे। फिर मुहूर्त लिखा हुआ है। मुहूर्त में लिखा हुआ है कि राहु कालम। तो देखो आज आज कौन सा वार है, तो कि आज बुधवार है। जनरली राहु कालम का समय है 12:38 36 मिनट से लेके 11:36 से लेके 12:24 तक का ये ये राहु काल का टाइम है। सॉरी, अभिजीत मुहूर्त का टाइम है। मैं ये अभिजीत मुहूर्त का टाइम की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे राहु काल स्टार्ट हो रहा है 12:53 से 14:18 तक। तो ये जो समय के अंदर अगर हमारा ये जो अभिजीत मुहूर्त पड़ता है ये राहु काल के अंदर, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। देखो यहाँ पे राहु काल दिया है 12:53 से लेके 14:18 तक ये राहु काल दिया है। तो हमें अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है यहाँ पे 12:30 से लेके 13:16। 13:16। तो हमें ये जो अभिजीत काल को हमें टालना है। क्यों टालना है, क्योंकि ये राहु काल का समय है, और उस दिन हमें मीन्स इस समय पे किए हुए शुभ कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए बुधवार के समय में राहु काल को टालने के लिए कहा गया है। फिर यहाँ पे दिया है यमगंड। तो यमगंड कभी आ रहा है, तो क्या 8:36 से लेके, यानी सुबह 8:36 से लेके 10:02। फिर उसके बाद आ रहा है गुली कालम, आ रहा है 11:27 से लेके 12:53। और अभिजीत मुहूर्त और दूर मुहूर्त, यानी वो जो दूर मुहूर्त रहता है वो बहुत छोटे छोटे समय के, यानी कुछ समझो 30 से लेके 45 मिनट तक का ये दूर मुहूर्त रहता है। और ये दिन में भी होता है और रात्रि में भी होता है। दिन में भी होता है, रात्रि में होता है।
राहु काल सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक ही रहता है, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक ही रहता है। गुली कालम वो भी सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक रहता है। यमघंट सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक ही रहता है। तो यहाँ पे ही जो मैं बता रहा हूं ये एक हुआ। फिर उसके बाद अगर हम जाएंगे तो चौघड़िया आया। अभी ये चौघड़िया आया है तो ये आज 10 तारीख है, आज 10 तारीख है और आज ये चौघड़िया है। सॉरी, मैं आज म्यूट करना भूल गया था। तो 10 तारीख है और इसमें चौघड़िए दिए हुए हैं, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग, चर और लाभ। ये दिन के चौघड़िए है और रात के दिए हुए हैं उद्वेग, शुभ, अमृत, चर, रोग, काल, लाभ और उद्वेग। अभी यहाँ पे एक ध्यान रखिए, हमारा जो चौघड़िया होता है वो 1.5 घंटे का होता है। हमारा जो चौघड़िया होता है वो 1.5 घंटे का होता है, परंतु एग्जैक्ट 1.5 घंटे का नहीं होता है। परंतु एग्जैक्ट 1.5 घंटे का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी देखो आपको, मैंने आपको बताया कि 11:24 और 40 हमारा दिनमान था और हमारा जो रात्रिमान है वो 12:34 तक का रात्रिमान है। यानी हम 12:34 को डिवाइड बाय 8 करें तो हमारा 1.5 घंटे से समय ऊपर जाएगा और 11:24 को हम 8 में करें तो हमारे 1.5 घंटे से समय नीचे आएगा, 1.5 घंटे से समय नीचे आएगा। यानी हमारा जो चौघड़िया है उसमें वेरिएशन, यानी छोटा बड़ा चौघड़िया होगा, एक ही तरीका समय नहीं होगा। उसी तरह हमारा राहु काल, यमगंड काल, गुलिक काल भी छोटा बड़ा होगा। उसी तरह हमारी होरा भी छोटी बड़ी होगी, यानी 50 मिनट से लेकर 70 मिनट की हमारी होरा होती है। 50 मिनट से लेकर 70 मिनट, यानी दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे की 24 होराएं होती है, 24 घंटे की 24 होराएं होती है। परंतु यहाँ पे होरा में वेरिएशन कैसे आएगा कि जैसे मैंने अभी ये 11:24 और 11 घंटा 24 मिनट और 12 घंटा 34 मिनट को मैं एडिशन करूंगा और उसको डिवाइड बाय मैं 24 करूंगा तो मेरे को समय मिलेगा, वो समय होगा 50 मिनट से 70 मिनट के मध्य में मिलेगा। तो एक होरा रहती है 50 मिनट से 70 मिनट के मध्य की रहती है। तो ये होरा में हमें क्या करना चाहिए, कौन से शुभ कार्य करने चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, होरा में इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम, अच्छा अभी यहाँ पे चौघड़िया का जो मैं किस तरह देखना है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। सर्कल रखो नोलू। ये देखिए, ये मेरे गुरु के द्वारा दिया गया हुआ है और उन्होंने बहुत ही आसान तरीका हमारे लिए हमारे सामने रखा हुआ है। तो अभी ये जो चौघड़िया का जो ये सर्कल है उसमें आप ऊपर देखेंगे कि संडे, ये जो एक सर्कल है इसको हम होरा और चौघड़िया दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। होरा और चौघड़िया दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ पे चौघड़िया का कैसे देखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरा, होरा के लिए मुझे आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये सर्कल को देखेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे संडे के दिन उद्वेग रहता है। उद्वेग जो संडे का जो चौघड़िया रहता है उसको हम उद्वेग के नाम से जानते हैं। फ्राइडे को जो चौघड़िया रहता है उसको हम चल के नाम से जानते हैं। फिर वेनसडे को जो रहता है उससे लाभ के नाम से जानते हैं। मंडे को रहता है वो अमृत, सैटरडे को काल, थर्सडे को शुभ और ट्यूसडे को रोग, ये नाम के चौघड़िए से जाने जाते हैं। हर वार को जो चौघड़िया दिया है उसका ये नाम है। हर वार को जो चौघड़िया दिया है उसका ये नाम है। अगर आज बुधवार है और मुझे देखना है कि बुधवार के दिन चौथा चौघड़िया कौन सा आ रहा है, फोर्थ चौघड़िया कौन सा आ रहा है, तो ये सर्कल जो दिया हुआ है, आप जो वेनसडे है, वेनसडे से आप चौथा दिन गिनिए। वेनसडे से आप चौथा दिन गिनिए, यानी वेनसडे, मंडे, सैटरडे और थर्सडे। तो थर्सडे के दिन कौन सा चौघड़िया है, तो शुभ चौघड़िया है। तो आप यहाँ पे मोबाइल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी थर्सडे के दिन शुभ चौघड़िया देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको थर्सडे के दिन, सॉरी वेनसडे के दिन शुभ चौघड़िया मिलेगा। वेनसडे के दिन शुभ चौघड़िया देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही एक आसान तरीका है चौघड़िया देखने का, ये दिन के चौघड़िया देखने का है। वैसे ऐसा सर्कल एक दूसरा बनेगा,
वो रात के चौघड़िया का देखने का है। वो मेरे जो पेड लेक्चर में ये सब सर्कल आपको बना के मिलेंगे। फिर यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि मुझे ट्यूसडे, आज समझो मुझे देखना है कि आज फ्राइडे है, बराबर है, आज फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन मुझे देखना है, दिन के 8 चौघड़िए होते हैं, दिन के 8 चौघड़िए होते हैं। तो फ्राइडे के दिन ये 8वां चौघड़िया कौन सा है, तो जो पहला चौघड़िया रहेगा वही फ्राइडे के दिन 8वां चौघड़िया रहेगा। यानी चल, आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्राइडे को हम काउंट करेंगे तो वापिस वो 8 ही आएगा, यानी चल रहेगा। लेकिन मुझे देखना है कि 7वां चौघड़िया कौन सा है। तो फ्राइडे के दिन 7वां चौघड़िया देखे तो पहला होगा चल, दूसरा होगा लाभ, तीसरा होगा अमृत, चौथा होगा काल, 5वां होगा शुभ, छठा होगा रोग। यानी हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें वो रोग चौघड़िया देखने मिलेगा, हमें वो रोग चौघड़िया देखने को मिलेगा फ्राइडे के दिन। तो ये चौघड़िया निकालने के लिए ये बहुत ही आसान मेथड दिया हुआ है आपको। और ये चौघड़िया के अंदर ज्यादातर चौघड़िया का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ज्यादातर चौघड़िया का प्रयोग सिर्फ मुसाफरी के लिए करना चाहिए, बाकी अन्य कामों के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक हाथ में एक ऐसी यानी हमारे पास हाथ में एक ऐसी जादुई छड़ी आ गई है कि हम उसको देख के हर कार्य करते हैं, उसको देख के हर कार्य करते हैं। लेकिन उस समय पे हम ये नहीं देखते कि भाई यहाँ पे जो शुभ चौघड़िया दिख रहा है, अभी देखिए अमृत चौघड़िया है आज की तारीख में, आज 10 तारीख है। सेकंड चौघड़िया जो है वो अमृत चौघड़िया है 8:36, 10:02 तक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उस अमृत चौघड़िए के साथ साथ यमगंड भी बन रहा है 8:36 से लेके 10:02। तो ये अमृत चौघड़ियों को हमें एप्लीकेबल करना चाहिए, हमें नहीं एप्लीकेबल करना चाहिए, हमें नहीं एप्लीकेबल करना चाहिए। तो ये चौघड़िया के साथ साथ मुझे ये गुलिक काल, राहु काल, फिर यमगंड और दूर मुहूर्त, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और ये चौघड़िया निकालने की ये जो आसान तरीका है, और ऐसे होरा के निकालने के मैंने करीब करीब 6 प्रकार के आसान तरीके रखे हुए हैं। उसमें से 2 प्रकार के जो तरीके हो तो बहुत ही आसान है, और बाकी के जो 4 प्रकार के तरीके हैं वो उतर चढ़ते क्रम में आसान है, वो चढ़ते क्रम में आसान है। अभी हम होरा पे आते हैं। अभी आप उसी यही सॉफ्टवेयर में आप एक स्टेप आगे जाएंगे तो चौघड़िया आया, चौघड़िया से एक स्टेप ऐसे स्लाइड करेंगे तो ये हमारी आएगी होरा। अभी होरा क्या है, तो यहाँ पे होरा के बारे में मैं एक छोटी सी समझ आपको दे देता हूं। होरा शब्द कैसे आया, होरा का मतलब है दिन और रात, पूरा दिन और रात, यानी दिनमान और रात्रिमान, ये होरा का समय है। प्राचीन समय के अंदर इसको अहोरात्रा कहा जाता था। प्राचीन समय के इसको अहोरात्रा कहा जाता था। और ये अ और त्र, यानी पहला अ जो व्यंजन है अ और लास्ट व्यंजन है त्र, ये दोनों व्यंजन का अपभ्रंश हो गया, यानी लुप्त हो गया। लोगों को अहोरात्रा बोलने को बहुत ही तकलीफ होती थी, तो लोगों ने अ और त्र को निकाल दिया लास्ट को, और होरा रख दिया, बीच में का जो 2 शब्द है वो होरा रख दिया। अभी मैं यहाँ पे भी देखो, मनुष्य के साथ भी ऐसा होता है। मेरा नाम हर्षजीत है, मेरा नाम हर्षजीत है, लेकिन लोग हर्षजीत पूरा बोल नहीं पाते हैं। या तो लोग मुझे हर्ष के बुलाते हैं, या तो मुझे लोग हर्षद के बुलाते हैं। ये 2 नाम से मुझे बुलाते हैं लोग। हर्षद में हमारे जो मेरा जो एरिया है जहां मैं रहता हूँ, वहां में हर्षद नाम से ज्यादा प्रचलित हूँ, हर्षद नाम से ज्यादा प्रचलित हूँ। तो उसी तरह ये अहोरात्रा का 2 व्यंजन यानी अ और त्र का अपभ्रंश हो गया, और ये अपभ्रंश होने के कारण इसका नाम सिर्फ होरा रह गया। अभी होरा कितनी है और कितने घंटे की होती है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कट बता देता हूं। सूर्य उदय से सूर्यास्त, सूर्यास्त लेके दूसरे दिन के सूर्य उदय तक, जिसको हम 24 घंटा गिनते हैं, एक्चुअल में वो 24 घंटा नहीं होता है, या तो कुछ ज्यादा होता है या तो कुछ कम होता है। तो वो 24 घंटा नहीं है। ये 24 घंटे को अगर हम 24 पार्ट में डिवाइड करें तो एक होरा 50 मिनट से 70 मिनट की बनेगी।
एक होरा 50 मिनट के से 70 मिनट की बनेगी। अभी यहाँ पे होरा का एक क्रम दिया हुआ है, उस क्रम के अनुसार हम होरा को रखते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि होरा कैसे पता की जाती है कि अभी ये कौन सी होरा चल रही है। अभी हम देखेंगे कि अभी ये मुझे देखना है कि आज 10वीं होरा कौन सी है और वो कौन से समय पे आएगी। मुझे देखना है आज 10वीं होरा कौन सी है और वो कौन से समय पे आएगी। तो यहाँ पे आप सीधा एक समझ लीजिए 10 यानी 10वीं होरा, उसका समय कितना है मुझे वो जानना है। तो 10 में 5 ऐड कर दीजिए, 10 में 5 ऐड कर दीजिए तो 15 आएगा। यानी ये जो हो रहा है वो 3 बजे से लेके 4 बजे तक की 10वीं होरा होगी। आप होरा की ये जो सॉफ्टवेयर दिया है उसमें आप देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 15:44 से 16:41 मैंने 3 से 4 के बीच में बताया। लेकिन यहाँ पे मैंने परफेक्ट सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं लिया है। यहाँ पे मैंने सुबह 6 बजे को सूर्योदय का समय लिया है और सूर्यास्त का समय मैंने शाम के 6 बजे तक का लिया है, यानी 12 घंटा पकड़ के मैंने इसको कैलकुलेट किया है। यानी आपको कौन से समय पर कौन सी होरा चल रही है वो जानना है। तो सिंपल सी बात है, कितने समय पहले तो जो होरा चल रही है वो किस तरह जानी जाती है कि कौन से समय पे कौन सी होरा चल रही है। तो यहाँ पे मैंने जो सर्कल रखा था उसको हम फिर से रखते हैं, रखो तो। अभी यहाँ पे देखिए आज कौन सा वार है, तो कि बुधवार है। अभी बुधवार को मुझे देखना है कि बुधवार को 10वीं होरा कौन सी होगी और वो कितने बजे से कितने बजे तक होगी। तो 10वीं होरा में 5 आपने ऐड कर दिया तो 3 बजे से लेके 4 बजे तक। अगर आज बुधवार है तो यहां से मैं बुधवार से काउंट करूंगा, तो कि बुधवार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आज शनि की होरा 10वीं होरा होगी, शनि की होरा। तो जिनके पास मोबाइल है वो सब लोग देख लीजिए, आज शनि की होरा 10वीं होरा शनि की होरा है और उसका समय कितना है 15:44 से लेके 4:41। यानी ये बहुत ही इजी मेथड है, ये बहुत ही इजी मेथड है। तो ऐसे सर्कल अगर आप माइंड में याद रख लेते हैं तो आपको कभी भी हाथ के अंदर ऐसी कोई मीन्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट की, कोई भी डिवाइस की आपको जरूरत नहीं है मुहूर्त देखने के लिए, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है मुहूर्त देखने के लिए। फिर अगर मुझे ये जानना है अने ले लो हमें, अभी इसका एक दूसरा तरीका है। एक दूसरा तरीका कौन सा है, तो कि आज बुधवार है, बुधवार के दिन दूसरी होरा कैसे आएगी, मुझे 10वीं होरा तक जाना है। तो मुझे उसके लिए कितना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है वो मैं बता रहा हूं आप। आज बुधवार है तो मुझे प्रारंभ करना है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। ये पहली होरा हुई, यानी पहली होरा बुध की होरा हुई, दूसरी होरा सोमवार की होरा हुई। यानी जो वार से छठा वार आएगा वो होरा दूसरी होगी। अभी तीसरी हो गिनूंगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी तीसरी शनि की हुई। फिर मैं चौथी गिनूंगा तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो इस तरह मुझे कितना लंबा गिनना पड़ेगा, उससे अच्छा ये सर्कल कितना इजी है। दूसरा अभी और एक गिनते हैं, और एक तीसरा मेथड है। तो तीसरा मेथड क्या है, तो कि भाई आज कौन सा वार है, तो कि बुधवार है। हम उल्टे क्रम में जाएंगे, उल्टे क्रम में उल्टे वार में जाएंगे। तो कि आज बुधवार है तो कल कौन सा वार गया, तो कि कल मंगलवार गया। उसके पहले कौन सा वार था, तो कि सोमवार था। तो यहाँ पे मैंने देखा था ना सोमवार, तो ये एक वार छोड़ के, यानी बुधवार के पीछे के वार को छोड़ दो, मंगलवार को छोड़ दो, तो दूसरी हो रहा सोमवार की हुई। अभी सोमवार से पीछे के वार को रविवार, और उसके पीछे के वार में शनिवार, यानी तीसरी हो रहा शनिवार की हुई। ये दूसरा मेथड है। उसके अंदर भी मुझे कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही समय लगेगा। ऐसे फिर एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, उसमें मैंने ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ पे मैंने वार लिखे हुए हैं
ऊपर मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर होरा लिखी हुई है और वो होरा का समय लिखा हुआ है, यानी आपको देखना है। और सो होरा कौन से ग्रह की होरा होगी वो भी मैंने ऊपर लिखा है। अभी मुझे रविवार को देखना है, तो कि रविवार को 10वीं होरा कौन सी है। अभी ये रविवार है, रविवार के ऐसे सीधी लाइन में मैं आगे जाऊंगा और यहाँ पे जो 10 आएगा, ये 2 लाइन जहां पे मीट होगी और वहां पे जो ग्रह मीन्स यहाँ पे जो चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र जो भी लिखा है वो 10वीं होरा होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक इजी मेथड बताया कि भाई 10वीं होरा मुझे जानना है कि 10वीं होरा का समय, तो उसमें 5 ऐड कर दो। 5 कॉमन नंबर है, यानी स्थिरांक जिसको हम कहते हैं, स्थिर कांस्टेंट नंबर यानी स्थिरांक। अभी मुझे छठी होरा का समय जानना है, तो 6 और 5 11 हो गया, 6 और 5 11 हो गया। तो 11 यानी सुबह 11 बजे से लेके 1 घंटा यानी 12 बजे तक ये होरा रहेगी। अभी यहाँ पे मैं कुछ होरा के बारे में और बता देता हूं। अभी समझो रविवार है, अभी रविवार के दिन रविवार की होरा है, तो मुझे क्या कार्य करने चाहिए। हम उसको छोड़ देते हैं, रविवार के दिन रविवार को छोड़ देते हैं, लेकिन हम आते हैं रविवार के दिन कौन से कार्य करने चाहिए, रविवार के दिन कौन सी हो रहा है और उस होरा में क्या कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जब ये हम होरा शास्त्र का भी उपयोग करते हैं, तो जो ग्रह की होरा वहां पे आ रही है, वो ग्रह, ये जो रविवार है, उसके जो स्वामी है सूर्य है, उसका मित्र है, शत्रु है कि सम है, मुझे सबसे पहले ये जानना है। क्योंकि अगर ये मैं जानूंगा नहीं और मैंने उसको प्रेडिक्ट कर दिया, तो मुझे उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा जितना मुझे मिलना चाहिए। तो शत्रु, मित्र, सम को जरा ध्यान में रखना उस समय पे। ऊंच नीच, मूल त्रिकोणी, इसको भी थोड़े भी ध्यान में रखो, तो यू विल गेट गुड रिजल्ट, यू विल गेट गुड रिजल्ट। तो यहाँ पे रविवार है, आज रविवार है। अभी आज मुझे रविवार के दिन कौन सी हो रहा है मुझे नहीं देखना है। आज रविवार के दिन पूरे दिन रविवार की हो रहा पकड़ के मैं चल रहा हूं, पूरे दिन रविवार की हो रहा रहेगी 24 घंटे तक, परंतु उसके अंदर एक एक पार्ट डिवाइड होगा, यानी पहली हो रहा कौन सी, दूसरी हो रहा कौन सी, तीसरी हो रहा कौन सी। अगर मैं जो मुझे समझो रविवार के दिन मुझे कोई समझो मुझे कोई धार्मिक स्थल पे जाना है, तो रविवार के दिन धार्मिक स्थल कौन से ग्रह के आधिपत्य के नीचे आता है, तो कि गुरु ग्रह के आधिपत्य के नीचे आता है। तो रविवार के दिन गुरु की होरा के अंदर मैं धार्मिक स्थल की मुलाकात लूंगा, मैं धार्मिक स्थल की मुलाकात लूंगा। लेकिन रविवार के दिन मैं और क्या काम कर सकता हूं, तो कि मैं चुनाव के लिए चुनाव पत्र भर सकता हूं। चुनाव के लिए मैं अपने जो भाषण की प्रक्रिया है, यानी मैं भाषण अपना देना चालू कर सकता हूं। चुनाव के दिन ये होरा के अंदर मैं पब्लिक को वचन दे सकता हूं। आप देते हैं ना, नेता लोग वचन देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे वचन दे सकते हैं। नौकरी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। पगार इंक्रीमेंट के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं, पगार इंक्रीमेंट के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं। तो हमें शास्त्र के अंदर तो बहुत ही कम पॉइंट मिलेंगे ऐसे, यानी बहुत ही कम पॉइंट मिलेंगे, लेकिन मैंने मेरी ये पुस्तक के अंदर कम से कम 60 से 70 पॉइंट दिए हुए हैं कि रविवार के दिन हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, रविवार के दिन हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ऐसे मैंने 60 से 70 पॉइंट दिए हैं। तो ये जो मैंने ये बुक बनाने में और ये जो मैंने होरा शास्त्र के ऊपर जो लिखने के ऊपर मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत की है। क्यों? क्योंकि मैं ये होरा शास्त्र को मैं भी फॉलो करता हूँ। होरा शास्त्र और ये जो तारा यंत्र मैंने बताया, ये 2 चीज को मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ। फिर ग्रहों का वक्री होना, अस्त को होना, इसको भी मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ। अभी जैसे मैंने कहा कि मेरी ये किताब मैं अमेज़न पे रिलीज करने वाला हूँ, सर्वप्रथम मेरी ये किताब आ जाएगी अमेज़न पे। तो बुध मार्गी कब हो रहा है, तो नियर अबाउट 21-22 को बुध मार्गी होने लगेगा। अभी वक्री चल रहा है बुध, तो 21-22 को बुध मार्गी होने लगेगा। तो ये 21-22 के समय, यानी जैसे ही बुध मार्गी हुआ, उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर मेरी ये किताब रिलीज हो जाएगी अमेज़न पे। तो और अमेज़न पे आपको पीडीएफ वर्जन नहीं मिलेंगी, अमेज़न पे आपको हार्ड कॉपी ही मिलेगी ना, अमेज़न पे आपको हार्ड कॉपी ही मिलेगी। तो आप उधर से परचेस कर सकते हो। लेकिन इसके जो मेरे लेक्चर आएंगे मुहूर्त के ऊपर, उसके अंदर भी मैं आपको मेरी पीडीएफ की जो बुक दूंगा, लेकिन उसमें हमारे पास एक लिमिटेशन है, हम इतना कंटेंट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें आपको जब भेजना रहता है तो कुछ एमबी का कुछ ये लोग
हमारे पर रेस्ट्रिक्शन डालते हैं कि इतने एमबी तक की फाइल आप लोग भेज सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको ये होरा के बारे में बताया, ये सूर्य की होरा के बारे में बताया, मैंने शुक्र की होरा में भी आपको बताया था। अभी किसी व्यक्ति को सपोज आज गाड़ी बुक करानी है, सपोज आज गाड़ी बुक करानी है, तो कब बुक कराएंगे? तो ये कम्युनिकेशन का कारक ग्रह कौन सा है? ये कम्युनिकेशन का कारक ग्रह कौन सा है? तो कि ये कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है बुध। तो सोमवार यानी रविवार की होरा में बुध की जब होरा होगी उस समय पे मैं गाड़ी बुकिंग के लिए पेमेंट कर सकता हूं। या तो बुधवार के दिन, अच्छा वार कौन सा? तो कि बुधवार के दिन बुधवार की होरा, बुधवार के दिन शुक्रवार की होरा, इस समय पे मैं पेमेंट दे सकता हूं। मुझे बस परचेस करनी है, अभी मुझे बस परचेस करनी है, यानी ये बड़ा वेकाइल हो गया। मुझे ट्रक परचेस करनी है तो ये भी बड़ी वेकाइल हो गई। तो मैं ये कब कर सकता हूं? तो कि बुधवार के दिन मंगल की हो रहा हो, बुधवार के दिन शनि की हो रहा हो, उस दिन मैं ये कार्य कर सकता हूं। मुझे शादी के लिए परचेसिंग करनी है तो गुरुवार और शुक्रवार की होरा में मैं कर सकता हूं। गुरुवार को शुक्रवार की होरा, शुक्रवार को गुरु की होरा में मैं ये कर सकता हूं। फिर गुरु की शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में मैं इस चीज का प्रारंभ कर सकता हूं। तो ये जो मैं ये आपको जो ये होरा शास्त्र बताता हूं, इट इज टू मच इजी। एक सामान्य मनुष्य के पास यदि सामान्य गणित की गणना का ज्ञान हो, सामान्य 1 से लेके 100 नंबर तक अगर वो गिन सकता है, यहाँ पे तो 100 नंबर तक भी आपको गिनना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको 50 नंबर के 25 नंबर तक ही गिनना है। अगर आप गिन सकते हो, काउंटिंग अगर 1 से 25 नंबर तक की आपको काउंटिंग आ रही है, और आज के सुबह के सूर्योदय और सूर्यास्त का ज्ञान है, और सूर्यास्त लेके सूर्योदय तक का ज्ञान है, आज तो बहुत इजी हो गया है। मोबाइल में एवरी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इजीली, मोबाइल के अंदर एवरी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इजीली। तो हम ये बहुत ही आसानी से ये चीज जान सकते हैं। अभी और एक बात पे आते हैं कि मुहूर्त के अंदर हम लोग ऐसी महत्व की जो बातें हैं उस चीज को कभी ध्यान में नहीं देते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, इवन मैं पंचांग के अंदर भी मुझे एक बार ऐसे सती मिली थी कि उस समय पे वो कार्य नहीं करना चाहिए, और पंचांग में इन्होंने दिया था कि ये कार्य एडवाइसेबल है पर्टिकुलर समय के दिन, ये कार्य पर्टिकुलर समय पे एडवाइसेबल है। तो अभी देखो मैं जानता हूं, उसके लिए मुझे पता है मैंने वो कार्य नहीं किया, लेकिन आप नहीं जानते, या तो नया कोई बंदा है उसको पता नहीं है और नहीं जानता है। तो यहाँ पे हम आते हैं लग्न गंडात योग। लग्न गंडात योग क्या है? नक्षत्र गंडात योग क्या है? तिथि गंडात योग क्या है? देखो हम ऐसे कहते हैं सही मास। अभी सही मास का मतलब क्या है? सही मास यानी चंद्रमास के अंदर सूर्य उस मास के अंदर नहीं रहता है तो उसको हम सही मास कहते हैं। तो ये जो सही मास है, सही तिथि है, वृद्धि तिथि है, उसको हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। परंतु सिद्ध तिथि यानी जो तिथि के अंदर हमें कार्य करने हैं, उस तिथि के वो तिथि के अंदर पर्टिकुलर कुछ समय तिथि गंडात योग का आता है, तिथि गंडात योग का आता है, तो उस समय को हमें टालना चाहिए। साथ साथ में नक्षत्र गंडात में भी जहां पे राशियां खत्म होती है, अभी समझो चौथी राशि खत्म हुई और पांचवी राशि प्रारंभ हुई, 9वां नक्षत्र खत्म हुआ और 10वां नक्षत्र प्रारंभ हुआ, ये दोनों के बीच के अंदर जो कुछ समय है वो समय नक्षत्र गंडात योग के नाम से जाना जाता है, नक्षत्र गंडात योग के नाम से जाना जाता है। और आपको मालूम होगा कि गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा, उसकी विधि लोग, मूल नक्षत्र की विधि सबसे ज्यादा प्रचलित है और मूल नक्षत्र की विधि सब लोग करवाते हैं। डरते हैं कि भाई मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो फैमिली को नुकसान करेगा, या तो ससुराल में बेटी शादी करके ससुराल में गई तो सास या तो ससुर मर जाएगा, इस चीज से लोग डरते हैं। तो ये गंडमूल नक्षत्र, तो ये गंडमूल नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ बच्चा यानी वो अपने परिवार के लिए नुकसानदायक है कि नहीं है, अपने परिवार के लिए फायदेमंद है कि नहीं है। ओके ओके। तो ये गंडमूल नक्षत्र का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तिथि गंडात योग का भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, और लग्न गंडात योग, ये तीनों गंडात योग का मतलब दो चीज का मिक्सिंग होना, दो चीज का मिक्सिंग होना। तो ऐसे समय को भी हमें टालना चाहिए मुहूर्त के अंदर। चलिए, यहां तक मैंने आज आपको ये लेक्चर दिया, डेमो, ये जो फ्री डेमो लेक्चर आपको मैंने दिया है मुहूर्त का, आपको कैसा लगा, आपका फीडबैक देना। और यहाँ पे आप मेरे ये जो मुहूर्त के पेड लेक्चर है वो जरूर अटेंड करना, क्योंकि मैं कुछ 19-20, हाँ हाँ, ये फरवरी के 19 और 20 तारीख को हमारा ये मुहूर्त का पेड लेक्चर आएगा। इसके अंदर बहुत ही विस्तार से आपको सब चीज दी जाएगी, बहुत ही विस्तार से आपको समझाया जाएगा, बहुत ही विस्तार से आपको ऐसे एक एक डायग्राम दिए जाएंगे। तो ये हमारे पेड कोर्स अब 19 और 20 को मुहूर्त के जो पेड कोर्स हो गए। और ये जो मेरा एक मोटो है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुझे ये लाना है। क्यों लाना है? कि एक सामान्य व्यक्ति बेचारा मुहूर्त निकालने के लिए हजारों रुपया खर्च नहीं कर सकता है, या तो किसी के पास जाके मुहूर्त नहीं निकलवा सकता है। तो ये अपने आप, ये मेरे जो कंटेंट, मेरी जो किताब ले लेगा, वो अपने आप देख के आराम से वो जान सकेगा कि मुझे कौन से दिन, कौन से वार को क्या करना है। बहुत ही मैंने आसान तरीके से इसको लिखा है, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें हर चीज को समझाया है। ये जो मैंने अमृत सिद्धि योग, इसके बारे में भी कुछ 4-4 लाइनें लिखी हुई है, लेकिन मेरा इसके ऊपर पूरा मोटो, जो इसके ऊपर पूरा मेरा जो ध्यान रहा है, वो मेरा होरा, चौघड़िया, राहु काल, गुलिक काल, यमगंड काल, ये चीजों के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है मैंने। क्यों? क्योंकि ये सबसे जीवन के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुहूर्त के लिए। तो आज मैं मेरा लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मेरी क्लास चालू होगी 19, मेरी इसकी जो मुहूर्त की जो डेट है 19 और 20 फरवरी को हमारे क्लास प्रारंभ हो गए। और इसकी फीस हमने बहुत ही कम रखी है, 499, उससे ज्यादा नहीं रखी है। उसके अंदर आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, लेकिन कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको अमेजोन से परचेस करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा बहुत, यानी जो मैं अमेजोन पे समझो 500 पन्ने की किताब दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कम से कम मैं 100-150 पन्ने की किताब तो आपको दूंगा ही। यानी मेरा आज तक का जो प्रॉमिस है वो मैंने किया हुआ है। मैंने आपको बहुत सारी किताबें दी है, मेरे अन्य लेक्चरों के ऊपर दी है। और मैंने 15, 16, 17 ये 3 दिन स्पेशल कोर्स रखा हुआ है मंदिर वास्तु के ऊपर। इसको मैंने एडवांस वास्तु के अंदर ज्वाइंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मंदिर वास्तु एक ऐसा वास्तु है जिसके लिए सभी मनुष्य को बहुत ही दुविधा रहती है, बहुत ही दुविधा रहती है। घर के अंदर मंदिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप देखो, गरीब अमीर जो भी व्यक्ति है अपनी हैसियत के अनुसार मंदिर बनाता है। तो घर के अंदर मंदिर कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, घर के बाहर मंदिर कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लोग बेडरूम में मंदिर को अशुभ मानते हैं, मैं अशुभ नहीं मानता हूँ बेडरूम के अंदर मंदिर को। फिर घर के अंदर, पूरे घर के अंदर विविध दिशा के अंदर मंदिर के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये सब चीज मैंने ये मंदिर वास्तु के अंदर कवर की है। यानी मैक्सिमम, कम से कम मैक्सिमम चीजें इसमें कवर की है। मंदिर के अंदर लोग गोमती चक्र रखते हैं, शालिग्राम रखते हैं, एकाक्षरी श्रीफल रखते हैं, कभी कभी बाल उतार के आते हैं तो उसकी चोटली भी मंदिर के अंदर रखते हैं, मृत व्यक्ति के फोटो मंदिर के अंदर रखते हैं, साधु संत महात्मा के फोटो भी मंदिर के अंदर रखते हैं। मैंने इस सब चीजों के ऊपर बहुत ही डिटेल्स में मंदिर वास्तु के ऊपर मैंने मेरी नोट्स तैयार की है। तो 15, 16, 17 को मेरे मंदिर वास्तु के लेक्चर है। जिनको ज्वाइंट होना है अभी भी ज्वाइंट हो सकते हैं। यहाँ पे मंदिर वास्तु की फीस हमने 699 रखी हुई है, हमने 699 रखी हुई है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मैं आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। किसी की कुछ भी क्वेरी होगी तो आप आपका जो है ये जो आज की तारीख का डेमो का लेक्चर जो बना हुआ है उसके अंदर आप क्वेरी डाल देना, मैं देख लूंगा, पढ़ लूंगा और आपको दे दूंगा, डिटेल्स दे दूंगा। चलो, नमस्ते। मैं मेरा लेक्चर अब यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्ते। अब हम मिलते हैं 15, 16, 17 हमारे जो ये वास्तु के लेक्चर है उस दिन मिलेंगे।
और 19-20 को हमारे ये जो मुहूर्त के लेक्चर है उस दिन मिलेंगे। चलिए, नमस्ते।